नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के ऊपर। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं के ऊपर बात करें इससे पहले आप इस वीडियो को वहीं पर रोकें और अपने पास पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, ताकि हर एक पॉइंट को लिखें और एक भारतीय संविधान के ऊपर ज़बरदस्त नोट्स तैयार करें। दूसरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे लाभ मिल सके। चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं के ऊपर। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो भारत का संविधान जो है विश्व के अन्य देशों के संविधान से बहुत ही अलग है, और हमारे देश का संविधान अन्य देशों के संविधान से बहुत अलग हटकर है। अगर अपने देश के संविधान की विशेषता को देखें तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है। तो पहला विशेषता है लिखित और विस्तृत संविधान। लिखित और विस्तृत संविधान। लिखित और विस्तृत संविधान। देखिए, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित है। संविधान सभा जो संविधान बनाकर दी, तो इस दृष्टिकोण से हम अगर बात करें तो भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। और अगर मूल संविधान की बात करें तो भारत के मूल संविधान में एक प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। ये मूल संविधान की बात है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान समय में प्रस्तावना तो एक ही है। ये 22 भाग की जगह पर 25 भाग है। लगभग 475 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में वर्तमान समय में। तो अब ये जान लेने के बाद ऐसा ना हो कि अब आप जो है किसी बुक में या किसी टीचर या शिक्षक से पूछें कि 475 नंबर अनुच्छेद क्या है। देखिए, संख्या के दृष्टिकोण से अनुच्छेद 395 ही है और भाग जो है वो 22 ही है। हालांकि अनुसूची 8 से 12 है, 12 नंबर अनुसूची तक बन गया है, लेकिन अनुच्छेद में 395 ही है और भाग 22 ही है। इसके अंदर में ए बी यानी क ख जोड़कर जो है इसको बढ़ा दिया गया है। देखिए, विश्व के किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है। विश्व के किसी भी देश का संविधान जो है इतना विस्तृत नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करें अमेरिका के संविधान का, तो अमेरिका के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या मात्र 7 है। मात्र 7 अनुच्छेद है अमेरिका के संविधान में, क्योंकि वो भी एक लिखित संविधान ही है। अमेरिका का संविधान भी लिखित ही है। लेकिन अगर अलिखित संविधान की बात करें तो वो जो है इंग्लैंड का संविधान है। इंग्लैंड का संविधान एक अलिखित संविधान है और उसमें जो वहाँ का संविधान जो है परंपरा और अभिसमय पे आधारित है। देखिए, अपने देश का संविधान का जो इतना जटिलता है, तो अपने देश की संविधान को जटिलता को देखते हुए कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग बताया है।
कुछ लोग बोले हैं कि भारतीय संविधान जो है ये वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग किसको बोला गया है? भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान को कुछ लोगों ने इसकी जटिलता को देखते हुए इसे वकीलों का स्वर्ग बताया है। तो ये था हमारे भारतीय संविधान का पहला विशेषता, लिखित और विस्तृत संविधान। दूसरा विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। दूसरा विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। देखिए, दूसरा विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। देखिए, हमारे देश का जो संविधान है यानी कि भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान का प्रारंभ जो होता है एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है, जिसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट है। प्रस्तावना में जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से प्रविष्ट है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि अपने संविधान के निर्माताओं के विचार को जानें, तो उनके विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना जो है एक कुंजी की तरह कार्य करता है। प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करता है। तो ये हमारे संविधान का दूसरा विशेषता हुआ। तीसरा विशेषता है संप्रभुता संपन्न राज्य। तीसरा विशेषता है संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता संपन्न राज्य। देखिए, संप्रभुता संपन्न राज्य को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि संप्रभुता को समझे। संप्रभुता क्या है, यानी कि संप्रभुता राज्य क्या। देखिए, संप्रभुता संपन्न राज्य, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा भी और नोट भी कीजिएगा। संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक और वैदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करे। जो अपनी आंतरिक और वैदेशिक नीतियों का स्वयं निर्धारित करे तथा बाह्य नियंत्रण से हमेशा मुक्त हो। किसी बाहरी शक्ति का इस पर नियंत्रण नहीं हो, तो उसे हम लोग कहते हैं संप्रभुता संपन्न राज्य। और भारत जो है, जो भारत का कंडीशन है, वो इस स्थिति में भारत जो है पूर्णतः स्वतंत्र है। और भारत की संप्रभुता जो है किसी विदेशी सत्ता में नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों में ही निहित है। भारत की संप्रभुता भारत के नागरिकों में ही निहित है। यद्यपि अगर भारत की बात करें तो भारत आज़ादी के बाद से यूएनओ और राष्ट्रमंडल का सदस्य रहा। भारत जो है यूएनओ और राष्ट्रमंडल का सदस्य रहा। लेकिन भारत की यह सदस्यता जो है वो अपने इच्छा के अनुसार है। यानी कि अगर जब चाहे तो भारत यूएनओ और राष्ट्रमंडल की बातों को ठुकराकर उसकी सदस्यता से अपनी स्थिति को हटा सकता है। तो संप्रभुता संपन्न भारत एक राज्य है और भारत की संप्रभुता जनता में ही निहित है। तो ये तीसरा विशेषता हम लोग देखे भारतीय संविधान का। चलते हैं चौथी विशेषता की ओर। अगर चौथी विशेषता की बात करें तो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करें, इसमें दो शब्द है। एक है लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, और दूसरा है गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। तो पहले समझते हैं लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक की बात। तो लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक शब्द का जो अर्थ है, भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है और भारत एक लोकतंत्र गणराज्य है। भारत एक लोकतंत्र गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन जो है भारतीय जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वही संचालित करता है। यानी कि भारत का जो शासन पद्धति है वो भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही उसका संचालन करेगा।
तो ये था लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक का मतलब। उसके बाद अगर बात करें गणराज्य का यानी कि रिपब्लिक का, तो गणराज्य का आशय यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है। राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है, एवं साथ ही भारतीय गणराज्य का जो अध्यक्ष होगा, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है, भारतीय गणराज्य का जो अध्यक्ष होगा वो एक निर्वाचित व्यक्ति होगा और जिसका कंडीशन ब्रिटेन के राजा की तरह आनुवांशिक नहीं होगा। हालांकि हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि भारत के राष्ट्रपति का कंडीशन अमेरिका के जो है राजा की तरह ही है, सम्राट की तरह है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इंग्लैंड में राजा का पद वंशानुगत है, हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। अंतर सिर्फ इस बात का है। हालांकि अमेरिका की राष्ट्रपति का पावर ज़्यादा है, भारत के राष्ट्रपति का पावर कम है। देखिए, जब राष्ट्रपति का बात निकला तो एक बात आप लोग को बता रहे हैं कि अगर आप राष्ट्रपति के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित 4 या 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बात किए हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसका वोटिंग कैसे होता है, उसके वोट का वैल्यू कैसे है, उसका वोट काउंटिंग कैसे होता है, और साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति का वोटिंग कैसे होता है, उसका इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल कैसे बनता है, इसके बारे में चर्चा किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे जानकारी प्राप्त करें तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें। बहरहाल हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता के ऊपर। तो हम देखें चौथी विशेषता जो था लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो विशेषता था। चलिए हम देखते हैं 5वां विशेषता, भारतीय संविधान का 5वां विशेषता। 5 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग संसदीय सरकार। संसदीय सरकार, संसदीय सरकार। देखिए, संसदीय सरकार का मतलब कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री हो। संविधान में संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का प्रावधान है, जो इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। इस प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति जो है जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि मंत्री परिषद के पास होती है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है वो मंत्री परिषद के पास होती है और मंत्री परिषद के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहते हैं। मंत्री परिषद के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहते हैं और ये सभी जो हैं मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री सहित सभी लोग जो हैं वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब है कि संसदात्मक यानी कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो एक 5वां देखें विशेषता। 6ठा विशेषता जो है वह है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। देखिए, अगर बात करें मौलिक अधिकार विशेषता का तो रुकिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे छठा विशेषता मौलिक अधिकार। इससे पहले कुछ बात करते हैं जो ध्यान दीजिएगा, इधर लिख लिए होंगे, डाल देते हैं। देखिए, जैसे अभी बात किए कि संविधान में भाग कितना है, 22 भाग है। कुछ भाग तक जाते हैं यहाँ पर। इसको समझने के लिए मौलिक अधिकार जो संविधान का विशेषता है उसको समझने के लिए और समझाने के लिए जो है कुछ भाग की ओर दृष्टि डालते हैं। तो अगर भाग 1 की बात करें तो भाग 1 का जो विषय है वह है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद है 1 से लगाकर 4 तक। ये भाग 1 है, संघ और राज्य क्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद है 1 से लगाकर 4 तक। उस सभी भागों के बीच में अनुच्छेद को रखा गया है। जैसे कैसे हम लोग कोई पुस्तक को पढ़ते हैं तो इकाई है, अध्याय है, अध्याय के अंदर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार ये संविधान का जो पुस्तक है, जो बुक है, उसमें भाग 1 में जो विषय है
वह संघ और राज्य क्षेत्र और उसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। ये सभी अनुच्छेद को, सभी भाग को, सभी अनुसूचियों को हम देखेंगे, विस्तार से इस पर बात करेंगे। फिलहाल हमको संविधान की विशेषता में मौलिक अधिकार को समझना था, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं। अगर भाग 2 की बात करें तो भाग 2 का विषय है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। भाग 2 का विषय है नागरिकता, और इसमें अनुच्छेद जो है वो है 5 से लगाकर, अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक। नागरिकता में अनुच्छेद कितना है? 5 से लगाकर 11 तक। उसके बाद है भाग 3। तो जो भाग 3 है वो भाग 3 में है मूल अधिकार। भाग 3 में है मूल अधिकार, और अनुच्छेद जो है वो 12 से लगाकर है 35 तक। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक। और अगर भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में है डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद है 36 से लगाकर 51 तक। और उसके बाद भाग 4 का क, यानी कि भाग 4 का ए, उसमें है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य इसमें है अनुच्छेद 51 का ए। देखिएगा, ये सब हमारे देश के संविधान का विशेषता में भी आता है। जो भी पढ़ रहे हैं 6 नंबर में मौलिक अधिकार, जिसके बारे में बात किए, जो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है, वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकार, और अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो अगर अधिकार की बात करें कि अधिकार कहां से कहां तक है, तो हमारे संविधान में अधिकार जो है वो 12 से लगाकर 51 तक दे रखा है। भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार जो है वो 12 से लगाकर 51 तक दे रखा है, परंतु उसमें 2 पार्टीशन कर दिया गया। एक में रख दिया गया वैसा अधिकार जिसका जो है रक्षा सुप्रीम कोर्ट करे, न्यायालय करे, तो उसको कह दिया गया फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। और जिसका रक्षा न्यायालय नहीं करेगा, जो राज्य के नीति पर निर्भर करता है, जो राज्य की मर्जी पर निर्भर करता है, उसे कह दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। तो 12 से लगाकर 35 तक हो गया मूल अधिकार, और 36 से 51 तक हो गया डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर दोनों में अंतर यही है कि इसका रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, और इसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यानी कोर्ट का शरण नहीं ले सकते हैं। ये बात था। इसके बाद देखिएगा, जो हम बात की कि भाग 22 था, अब 25 बोलते हैं, तो इसी प्रकार देखिए इसे 4 का ए जोड़ दिया गया। इसी तरह से जो है भागों की संख्या 22 से 25 हो गया है, लेकिन भाग जो है एक्चुअल में नंबर के दृष्टिकोण से 22 ही है। तो यहाँ पर 4 का ए जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ये डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, जिसका चर्चा बाद में करेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे थे संविधान की विशेषता और देख रहे थे मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों का चर्चा किया गया है। देखिए, अगर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में आप चूंकि जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में मूल अधिकार की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है। मूल अधिकार की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है। इन अधिकारों को संविधान में शामिल करने की जो प्रेरणा ली गई वो अमेरिका के संविधान से ली गई। ये मौलिक अधिकार को शामिल करने की प्रेरणा कहाँ से मिला है? प्रेरणा जो हम लोग को मिला वो अमेरिका के संविधान से मिला है। देखिएगा, बहुत सारा ऐसा बात है जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये चीज़ कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया, उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया। इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, कि क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया है। ठीक है, तो किस देश से क्या बात लिया गया, ये सारा फैक्ट्स जो है अलग से पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पर आ जाने कि मौलिक अधिकार की प्रेरणा कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये था आपका 6ठा जो है विशेषता भारतीय संविधान का। अब बात करते हैं 7वां विशेषता। जाहिर सी बात है कि 7वां विशेषता क्या होगा, डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो 7वां
विशेषता देखते हैं क्या है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, यह है आपका 7वां विशेषता, राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। कुछ ऐसे निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। देखिए, नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। डीपीएसपी के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसे जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक व्यक्ति हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है, कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान का आत्मा बतलाया है। डीपीएसपी को संविधान का आत्मा बतलाया है। कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान का आत्मा बतलाया है। चलिए, ये देख रहे थे हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता, और ये था 7 नंबर विशेषता। अब बात करते हैं 8वां विशेषता भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान का 8वां विशेषता है वो है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। तो 8वां विशेषता है हमारे देश के संविधान का, यानी कि भारतीय संविधान का एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान जो है वो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय संविधान स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका का स्थापना करता है। अब देखिए, भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्थल पर जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्थल पर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि उच्चतम न्यायालय। शीर्ष स्थल पर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। राज्यों में हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, और अधीनस्थ न्यायालय है। देखिए, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का, तो सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। सुप्रीम कोर्ट संघीय अदालत है जो कि संविधान एवं मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। एक बात और करें कि अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वह मूल अधिकारों का रक्षा करे, और हाई कोर्ट जो है, राज्यों में जो हाई कोर्ट होता है, वो अनुच्छेद 226 उसको यह देता है पावर कि वह जो है मूल अधिकार का रक्षा करे। तो यहाँ पर देखिए कि संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। देखिए, न्यायपालिका में अगर हमको न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वेतन, भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार को यह पावर दे दे कि संविधान के बिना परवाह किए सरकार जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दे। इसके बारे में भी देखिए कि सरकार कब कब जो है गड़बड़ की है। हम बात किए हैं कि जब जब सरकार का कंडीशन मजबूत हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का कंडीशन जो है निम्न हुआ है, डामाडोल हुआ है। इसका चर्चा भी जो है हम 4 वीडियो के माध्यम से किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में चर्चा किए हैं और साथ में सरकार का चर्चा की है और राष्ट्रपति के बारे में बात किए हैं। ये टॉपिक जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर करके दिया गया है, 4 पार्ट में है। आप इसको भी देख सकते हैं जिससे आपको स्पष्ट होगा कि न्यायपालिका जो है हमारे देश में किस प्रकार सर्वोपरि है न्यायपालिका, और संविधान में इसके लिए अलग से अनुच्छेद दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए।
और उसकी पद के लिए, वेतन या भत्ता के लिए जो है अलग से अनुच्छेद दे रखा है, जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती है। लेकिन हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी जो है इमरजेंसी के टाइम में किस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में दखल देती है। हालांकि नेहरू जी भी जो है दखल दिए थे जब हरिलाल जे कानिया जब हटे थे उसके बाद। तो इसके लिए आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो है उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको जानकारी मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के संबंध में किस प्रकार जो है सरकार हस्तक्षेप करती है। हालांकि यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका में देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव सरकार नहीं डाल सकती है। चलिए देखते हैं 9वां विशेषता। भारतीय संविधान का जो 9वां विशेषता है वो है कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान। लचीला संविधान। देखिए भारतीय संविधान एक साथ कठोर तथा लचीला दोनों है। कठोर इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें कुछ प्रावधान में संशोधन करना काफी कठिन है। कुछ प्रावधानों में संशोधन करना काफी कठिन है और इसके लिए विशेष प्रक्रिया का अनुकरण लिया जाता है। विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित कर दिया जाता है। जो प्रावधान संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है इसी कारण उसे बोलते हैं लचीला संविधान, और जिसके लिए जो है आपको विशेष प्रक्रिया का अनुसरण लेना पड़ता है उस कारण हम कहते हैं इसे कठोर संविधान। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों एक साथ है। हमारे संविधान में अगर बात करें तो कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप तात्विक दृष्टि से अगर बात करें तो संविधान की पुनः जो है स्थापना हो गई है, एक नया संविधान ही बन गया है। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं यहाँ पर बात, हम भारतीय संविधान की विशेषता को पढ़ रहे हैं, हालांकि इसको बाद में पढ़ना है, लेकिन अगर आपको जल्दी में समझना है इस चीज़ को, इसके साथ समझना है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखें जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर करके डाला गया है। तो यहाँ पर उस बात को भी दर्शाया गया है कि भारतीय संविधान की जो बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे संशोधन किए गए हैं भारतीय संविधान में जो कि लगा कि एक तरह से नया संविधान ही लिख दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन, 7वां को बात करें, 7वां भी एक तरह से था, 7वां और 42वां संविधान संशोधन, ये जो है पूरा तरह से संविधान को नए रूप से लाके आपके सामने परोस दिया है। अगर हम 42वां संविधान संशोधन की बात करें, इसको तो यहाँ तक कि लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान, संविधान के 42वां संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो ये आप बात की अभी हम कठोर एवं लचीला संविधान का। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान का 10वां विशेषता। तो 10 नंबर विशेषता की बात करें तो इसमें देखेंगे एकल नागरिकता। क्या बात करेंगे? एकल नागरिकता के बारे में। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। देखिए संघात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता, एक संघ की और दूसरी राज्य की होती है, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में नागरिकों को 2 तरह की नागरिकता होती है, एक हो गया राज्य की नागरिकता, एक हो गया संघ की नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया का रहने वाला है तो कैलिफोर्निया राज्य का नागरिकता उसको मिलेगा और फिर एक नागरिकता उसको अमेरिका का मिलेगा। लेकिन हमारे के यहाँ ऐसा बात नहीं है। हमारे के यहाँ एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक होगा, किसी प्रांत का नागरिक हुआ नहीं रहेगा जिस राज्य में वह रहता है। यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत का ही नागरिक होगा, किसी भी राज्य का नागरिक नहीं होगा। देखिए आज से कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता था। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता था, बट अब जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में आ गया। वहां का अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 35A को हटा दिया गया
और अब जो है जम्मू कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह हो गया, वहां के नागरिकों को भी जो है अब एकल नागरिकता ही प्राप्त है। चलिए बात करते हैं 11 नंबर विशेषता का। 11 नंबर विशेषता, देखिए हर एक विशेषताओं पर आप उसका निचोड़ को समझिएगा और ध्यान से बात को नोट कीजिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आगे जो है संविधान को समझने में आपको सहूलियत हो। तो अगला है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, मताधिकार भारतीय संविधान का 11 नंबर का पढ़ रहे हैं विशेषता, वह है वयस्क मताधिकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ये मालूम है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें देश का प्रशासन जो है वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। देश में जो शासन व्यवस्था है, तो शासन प्रणाली की जो व्यवस्था की जाती है वो जनता के निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा क्या आता है। अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान जो है प्रत्येक नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि नागरिक द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं शासन चलाने के लिए, और जब शासन चलाने के लिए नागरिक द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसीलिए भारतीय संविधान जो है प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। जिस समय संविधान लागू हुआ था तो उस समय मतदान करने का जो अधिकतम उम्र था, अधिकार था 21 वर्ष, यानी कि वयस्क मताधिकार का उम्र था 21 वर्ष। 21 वर्ष उम्र वाले व्यक्ति ही, 21 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति ही मतदान कर सकते हैं, उन्हें ही वयस्क मताधिकार, वयस्क जो है माना जाता था। लेकिन संविधान में 61वां संशोधन हुआ, संविधान में 61वां संशोधन हुआ। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है अब वयस्क मताधिकार का उम्र कर दिया गया 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1989 में। 1989 में किया गया 61वां संविधान संशोधन, और उसके तहत अब वयस्क मताधिकार का उम्र जो है 18 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। वयस्क मताधिकार की बात करें तो वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को विस्तृत आधार प्रदान करता है। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को विस्तृत आधार प्रदान करता है। साथ ही साथ आम नागरिकों में स्वाभिमान की भावना को भी भरता है, स्वाभिमान की भावना की वृद्धि करता है। मत देने का अधिकार जो है आम नागरिकों में स्वाभिमान की भावना को विस्तृत करता है एवं समानता के सिद्धांत को भी लागू करता है। इससे लगता है कि हर नागरिक, देश के प्रत्येक नागरिक जो है एक समान है, यानी कि समानता के सिद्धांत को भी लागू करता है। अब देखेंगे 12 नंबर विशेषता। 12वां विशेषता की बात करें तो है मौलिक कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में बात करें तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। नया भाग कौन था? 4 का क, भाग 4 का क जोड़ा गया। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का क जोड़कर जोड़ा गया क्या? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, और नागरिकों के मूल कर्तव्यों को लागू किया गया। अब देखते हैं 13वां विशेषता भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान के 13 नंबर विशेषता की बात करें तो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, हितों की रक्षा, ये भी संविधान का एक प्रकार का विशेषता ही है। भारतीय संविधान इस अर्थ में भी विशेष है, यानी कि विशिष्ट है, कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके लिए अनुच्छेद 29
में अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का प्रावधान दिया किया गया है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। चलिए अब देखते हैं 14वां संविधान, 14वां विशेषता, भारत के संविधान का 14वां विशेषता। तो 14वां विशेषता की बात करें तो है अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश। इसी बात को हम चर्चा बार बार कर रहे थे। अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश। अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश, ये 14 नंबर विशेषता है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है और ये बेस प्रदान करेगा अगले वीडियो का। इसमें बात किए हैं कि हमारे देश के संविधान में कौन से तत्व कहां से लिए गए। सभी देख रहे थे हम लोग कि मूल अधिकार की बात की जो कि अमेरिका से लिया गया, डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया। उसी प्रकार कौन सा तत्व कहां से लिया गया, ये भी हमारे संविधान की विशेषता में आता है कि अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश। देखिए, भारतीय संविधान की विशिष्टता यह है कि अन्य जो है विभिन्न देशों के संविधान से जो है निहित महत्वपूर्ण तत्वों को इसमें समावेशित किया गया है। विदेशी संविधानों के अनेक उपबंधों को भारतीय वातावरण के अनुरूप ढालकर जो है संविधान में शामिल किया गया है। उसके बाद लास्ट पढ़ते हैं विशेषता, वह है केंद्रोन्मुख संविधान। केंद्रोन्मुख संविधान, ये भारतीय संविधान का अंतिम विशेषता है कि भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह संघात्मक होते हुए भी केंद्रीयकरण की प्रबल प्रवृत्ति को अपनाता है। कि संघात्मक का मतलब कि इसमें राज्य और संघ दोनों है। से अनुच्छेद 1 बोलेगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। ताकि संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन होता है, कॉन्फेडरेशन होता है। इसका चर्चा हम बाद में करेंगे और पहले कर चुके हैं, अगर आप चाहते हैं देखना। ये तो हम नए तरीके से फिर से स्टार्ट किए हैं, पॉलिटिकल साइंस को और हिस्ट्री को और मैथ्स को। तो नया सिर चल रहा है लॉकडाउन के कारण। तो देखिएगा, केंद्रोन्मुख संविधान में बात की है कि भारत का जो संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि संघात्मक होते हुए भी जो है केंद्रीयकरण की प्रबल प्रवृत्ति जो है इसमें देखने को मिलती है। आपातकालीन परिस्थितियों में देखिएगा, जब देश में आपातकाल लागू होता है तो संविधान पूर्णतः जो है एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान जो है पूर्ण रूप से एकात्मक जो है स्वरूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये देख रहे थे हम लोग संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस के जो न्यूज सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग बात किए संविधान सभा का 2 वीडियो डाले। उसके बाद आज देखिए भारतीय संविधान की विशेषता, और इसमें 15 विशेषता की बात की। इसके तहत हम 2-3 बार जो है आप लोग से बात किए कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित अन्य वीडियो भी पहले से अपलोड किए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण वीडियो कौन कौन है उनको आप जरूर देखिएगा। उसमें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर करके 4 वीडियो है। उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो 4 या 5 वीडियो है। इसको आप जरूर देखिए और वीडियो को मत देखिए। तो हमें विश्वास है कि आप लोग जो हाल के दिनों में चल रहा है वीडियो, इतिहास के सिर से, प्राचीन भारत के इतिहास से, मैथ से बेसिक चल रहा है मैथ का उसमें, और एक पॉलिटिकल साइंस का 3रा वीडियो हुआ, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे और इसका नोट्स भी बना रहे होंगे। और लास्ट में आप लोग से फिर एक अन्य विनय है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि और लोगों को और विद्यार्थियों को इससे बेनिफिट मिल सके। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे आपसे। अब शुरू हो जाएगा भारत का संविधान, और भारत के संविधान का पहला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, भाग 1, यानी कि जिसका विषय है राज्य और उसके
संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से लाकर 4 है। उससे में हम लोग पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। राज्य पुनर्गठन आयोग, धर आयोग, JVP समिति, उसके बाद बना था फजल अली आयोग। तो सब आयोग के बारे में, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का सही से पालन किया करें।